बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ढाका यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MGCAT 2023 के टेस्ट का बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया गया है। तलबा ने निगरान सिंध हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MGCAT 2023 के टेस्ट का बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया गया है। तलबा ने निगरान सिंध हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। MGCAT के टेस्ट पर सवालिया निशान लग गया। ढाका यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इश्तिहार के मुताबिक MBBS और BDS के MGCAT टेस्ट 19 नवंबर 2023 को मुनाकिद होंगे। कराची, जाम शोरू, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और शहीद बेनज़ीराबाद के तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। पीपल्स बस सर्विस का EV3 रूट बहाल कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से रूट पर आज एक बार फिर से बसें चलाई जा रही हैं। मुसाफिर रूट की बहाली पर इंतहाई खुश हैं। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स बस सर्विस का EV3 रूट बहाल कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से रूट पर आज एक बार फिर से बसें चलाई जा रही हैं। मुसाफिर रूट की बहाली पर इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स बस सर्विस का EV3 रूट बहाल कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से रूट पर आज एक बार फिर से बसें चलाई जा रही हैं। EV रूट 3 एक माह कबल इंतजामिया की जानिब से बंद कर दिया गया था। इस पर मजीद क्या तफसीलात है, जानेंगे आतिया नाज से। नवाज चौरंगी से मलिर जाने वाले वो मुसाफिर जो कि पहले EV3 में जाया करते थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि EV3 का रूट जो है वो दोबारा बहाल कर दिया गया है। और इंतज़ामिया की जानिब से 3 हफ्ते तक ये रूट जो है वो बंद रहा। कुछ मसाइल थे जो कि अब रिज़ॉल्व हुए हैं, जिनके बाद ये फ़ैसला किया गया है कि EV3 का रूट जो है उसको बहाल किया जाए। नुमाइश चौरंगी से ये रूट जो है वो होता हुआ बजरिया, बरास्ता, न्यू टाउन, फिर उसके बाद स्टेडियम, उसके बाद डॉलमिया, फिर जौहर और उसके बाद होता हुआ मलीर पर जाकर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। इस रूट की बहाली पर आवाम क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि EV3 के रूट के किराए में भी जो है वो इजाफा किया गया है इसकी बहाली के साथ ही। और इंतज़ामिया का ये भी बताना है कि ना सिर्फ EV3 बल्कि EV2, EV1 का किराया भी जो है वो 100 रुपये कर दिया गया। तो आइए ज़रा मुसाफिरों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस रूट पर पहले आपने सफ़र किया है? नहीं, पहली बार कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, ये रूट बीच में बंद हो गया था, अब इसको दोबारा बहाल किया गया है। क्या कहेंगे बस इसकी सर्विसेज के हवाले से? सर्विस बहुत अच्छी है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये रूट जो है ये बंद हुआ था कोई 3 हफ्ते के लिए, आई थिंक सो। आप आई थिंक ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा इसकी बहाली पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई है तो उसको रिस्टोर होने में हम लोगों के लिए बहुत इजी और कंफर्टेबल सफ़र है इसमें। तो मैं अब के रेंट उनका फेयर बढ़ा दिए हैं, इस बात का थोड़ा अफसोस है। वो कह रहे हैं कि हमने 100 रुपये कर दिया। EV के जितने रूट्स हैं सबका 100 रुपये। हाँ, फिर चले हम अफोर्ड कर सकते हैं 100। अब अगर बहुत इसको रिस्टोर बंद नहीं करें तो हमें अचानक ध्यान होता है कि यहाँ पे जाना हो, फिर अचानक अनअवेलेबल इसको समझें। तो बहुत वैसे खुशी हुई इसको दोबारा रिस्टोर होने में। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, ये जो रूट है EV3 ये बहाल किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। आज से ही इसका आगाज़ हुआ है 30 अक्टूबर से, और अब इंतज़ामिया का कहना है कि ये रूट जो है वो बहाल रहेगा। अलबत्ता इसके किराए में ज़रूर इजाफा हुआ है। और मुसाफिर इस हवाले से ये कहते हैं कि ये रूट अगर शुरू किया गया है तो इसको बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार इसका मुतालबा जो है ख़ास तौर पर डॉलमिया के जो मुसाफिर थे उनकी जानिब से किया जा रहा था कि आप इस रूट को दोबारा बहाल कीजिए, और अब ये रूट जो है वो बहाल। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग जिला वस्ती हसान जफर की जानिब से शराय पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद से। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हसान जफ़र की जानिब से ताज़ा कार्रवाई सामने आई है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न गुलबर्ग के। वाटर पंप और करीमाबाद जो कि शाराए पाकिस्तान से लिंक होता है, मसरूफ़ तरीन 24 घंटे चलने वाली ये शाराएँ हैं, जहाँ पे तजावुज़ात की भरमार के नतीजे में न सिर्फ ये कि ट्रैफिक फ़्लो जो है वो मुतासिर होता है, बल्कि ईंधन का भी बड़े पैमाने पर ज़या होता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा किस किस्म की कार्रवाई आपकी जानिब से अमल में लाई गई और क्या क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने जो है ना आज तजावुज़ात के ख़िलाफ़ 2 इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स थे जहाँ पे हमें बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी। एक तो वाटर पंप चौरंगी के साथ और दूसरा करीमाबाद फ्लाईओवर के नीचे। यहाँ पे जो है आपको पता है कि शाराए पाकिस्तान क्योंकि लगती है, यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा था।
پلس سائڈ پہ پارکنگ وغیرہ ہونے کی وجہ سے بھی کافی مشکلات میں لوگ تھے. تو اس لیے ہم نے ان 2 جگہوں پہ آج جو ہے نا انکروچمنٹ آپریشن کیا ہے, اور اس میں جو ہے نا ٹھیلے پتارے والے جتنے بھی جو کہ روڈ کو آکوپائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے ان تجاوزات کو ختم کیا ہے. KMC کا ہمارے ساتھ اس کے اوپر KMC کی ٹیم کا ہمارے ساتھ بڑا تعاون رہا, پولیس کا اچھا تعاون رہا. اس کے علاوہ جو ہے ٹریفک پولیس کے عملے بھی ہمارے ساتھ موجود تھا, اور جو انلیگل پارکنگز کریٹ کی گئی ہیں ان کو بھی ختم کرایا گیا. بالکل, اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ اور اسسٹنٹ کمشنر دیگر جو ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے, وہ مسلسل کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تاہم ان کا کہنا یہ ہے کہ تجاوزات کا مستقل خاتمہ اسی صورت میں ممکن بنایا جا سکتا ہے جب تمام اسٹیک ہولڈرز اور تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں سنجیدہ کوششیں کریں. جام صادق پل انتہائی خستہ حالت کو پہنچ گیا. حفاظتی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں. منشیات کے عادی افراد نے دیواروں سے سریے بھی غائب کر دیے ہیں. اس حوالے سے مزید بتائیں گے اکثر شاہد. جی بالکل, میں اس وقت جام صادق کے پل پر موجود ہوں, اور یہ ایک ایسا پل ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے ٹرک بھی گزرتے ہیں, لیکن یہ پل جو ہے وہ انتہائی خستہ حالت کو پہنچ چکا ہے. اگر میں بات کروں کہ میرا سیدھے ہاتھ پہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ یہ اس قدر کچھ خستہ حالت ہے یہاں پر کہ یہاں پر دیواریں تو ہونے کے بجائے دیوار تو ہے ہی نہیں, یہاں پر لگے جو سریے ہیں وہ بھی اب غائب ہو چکے ہیں. سریوں کی اگر بات کریں تو وہ تو نشے کے عادی افراد جو ہے وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں, اور دیواروں کی بات کریں تو دیواریں جو ہے وہ یہاں سے ٹوٹ کے جھڑ چکی ہیں. ٹریفک کی روانگی کی بات کریں تو یہاں پر جو کیوں آباد سے پل آ رہا ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی طرف جا رہا ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا برکس چورنگی کی جانب سے جو ہے وہ ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ کیوں آباد کی طرف اترتی ہے اور وہاں سے اپنے راستوں کی طرف جاتی ہے. پل جو ہے وہ خستہ حالت پر پہنچ چکا ہے. بات کریں اگر سیدھے ہاتھ کی اور بات کریں اگر الٹا ہاتھ کی, تو دونوں کی طرف جو ہے وہ یہی صورتحال کچھ دیکھنے میں آتی ہے کہ دونوں کی جو ہے وہ دیواریں غائب ہیں, سریے غائب ہیں. خدا نہ خاصا اگر کوئی گاڑی خراب ہوتی ہے اور وہ یہاں پر رکتی ہے تو یہاں پر اکثر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, فیملیز بھی ہوتی ہیں, کوئی بھی جو ہے وہ حادثہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے. لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں پر جو ہے وہ نظر ثانی کرے اور پل پہ جو ہے وہ پل کے سریے لگائے, پل کی دیوار پل کی پورے طریقے سے جو ہے وہ مرمت کرے اور اسے اس کی اصل شکل میں لے کر آئے. جی, کراچی میں ٹوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بننے لگی. مختلف علاقوں میں سڑکیں خستہ حال ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے آئمہ خان سے. مسافران کراچی کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ گڈھوں کی صورت میں کرنا پڑتا ہے. ان گڈھوں سے ایک عام آدمی کتنا متاثر ہوتا ہے, آج ہم بھی آپ کو رکشے میں بیٹھ کے سفر کر کے دکھائیں گے. سڑکوں کا حال دیکھیں اور یہ کہیں کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آنا ہو تو انہی گڈھوں سے ہوتے ہوئے آنا میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے. لیجئے جناب, ہو گیا ہمارا رکشہ بھی خراب. ہمارے ساتھ جو رکشہ ڈرائیور ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. بتائیے گا یہ گڈھے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ لوگوں کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں روزانہ؟ کھڈے وجہ کی وجہ سے ہماری گاڑیوں کا اتنی بچت نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے 2000 ہم کماتے ہیں جس میں سے 2500-1500 اسی کے اوپر لگ جاتا ہے. اتنا بچت نہیں ہے جتنا نقصان ہے. اچھا بھائی, آپ بتائیے گا, آپ سفر کرتے ہیں رکشے میں تو گڈھے ہوتے ہیں تو کتنی مشکلات ہوتی ہے اس کی وجہ سے؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اعظم بستی کی روڈ بہت خراب ہے. اعظم بستی کے لوگ بہت پریشان ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ رکشہ ڈرائیور اور جو ہے مسافر حضرات موجود تھے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان گڈھوں کے باعث جو ہے وہ زندگی مشکل ہو گئی ہے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جتنا کماتے نہیں ہیں گاڑیاں خراب ہونے کے باعث, اتنے پیسے جو ہے وہ ان کے گاڑیوں میں لگ جاتے ہیں. جی, شہریوں کو ڈومیسائل اور PRC کے اصول میں آج دشواریاں ختم ہو گئی ہیں. ضلع کماڑی کی انتظامیہ نے پرانے فرسودہ نظام کو ختم کر دیا ہے. رپورٹ کریں گے رضوان احمد. نہ بروکر کی محتاجی, نہ فائلوں کا جھنجھٹ اور دستاویزات کا حصول صرف 24 گھنٹوں میں. ڈپٹی کمشنر کیماڑی جنید اللہ خان کی ہدایت پر ڈومیسائل اور PRC کے اجرا کا نظام ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کیماڑی کہتے ہیں ایجنٹ مافیا اور عوامی مشکلات کے خاتمے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے سسٹم کو کمپلیٹلی ڈیجیٹائز کر لیا ہے. کوئی بھی یہاں فائل نہیں بنتی, کوئی فوٹو کاپی, اٹیسٹیشن, ایفیڈیوٹ, کچھ بھی باہر سے نہیں. یہاں 1 ونڈو آپریشن ہے. یہاں اپلیکنٹ آتا ہے, ایک ہی ونڈو سے ان کو سارے ڈاکیومنٹس مل جاتے ہیں, ایک ہی ونڈو پر وہ پیمنٹ کر لیتے ہیں جو بھی آفیشیل فیس ہوتی ہے.
اور ان کا کیس پروسیس میں آ جاتا ہے, اور وہ جو جینیوئن اپلیکنٹ ہیں جس کا کیس بالکل کلیئر ہوتا ہے اس کا سیم ڈے ہی ڈومیسائل اپروو ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ڈے آ کر وہ اپنی یہاں سے کاپی لے کر جا سکتے ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 ضلع کیماڑی کنول کوثر کہتی ہیں سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے سے عوام کو قطار اور انتظار سے نجات مل گئی ہے. ہم لوگوں نے 1 ونڈو آپریشن کر دیا ہے اس چیز کو ڈس ریگارڈ کرنے کے لیے کہ کوئی بھی وینڈر سسٹم ہے وہ چیز بیچ میں نہ آ سکے. 1 ونڈو آپریشن ہوگا, اس میں محض فیس جو ہے وہ 680 روپیز ہوگی, اس میں ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہوں گی, اس میں کوئی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اور عوام نے آ کے اپنے ڈاکومنٹس اسکین کروانے ہیں. جو بھی جینوئن کیس ہوگا وہ اسی دن ہی ایشو ہو جائے گا. ڈومیسائل اور پی آر سی کے حصول کے لیے شہری اس نظام سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں. بہت سہولیات ہے یہاں پہ اور کافی اچھا ہے یہاں پہ, اچھا لگا مجھے. تکلیف تو بہت کافی ہو چکی ہے. پہلے تو ہمارے ہر میعاد سے کسی کا مسئلہ آتا تھا, بھائی کورٹ کا مسئلہ ہے, کسی کو بھی پریشانی. بہت بہتر ہے پہلے سے. اب پہلے تو پیسے وغیرہ مانگتے تھے, اب وہ سسٹم نہیں ہے, اچھا ہے. ڈومیسائل پی آر سی برانچ کو ڈیجیٹلائز کرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے اور پرسکون ماحول میں دستاویزات کی تیاری اور اس کا حصول عوام کی مشکلات کو کم کرنے کا سبب بن رہا ہے. کیمرہ مین وقاص لودھی کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. وزیر تعلیم سندھ رانا حسین کا ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن آفس کا دورہ. ڈائریکٹر پرائمری اسکول ایجوکیشن لبنہ صلاح الدین دفتر سے غائب. صوبائی وزیر تعلیم کا ڈائریکٹر عملے کی عدم موجودگی پر سخت برہمی کا اظہار. اس پر مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے آج جمالی سے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر تعلیم سندھ رانا حسین کا ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن آفس کا دورہ. ڈائریکٹر پرائمری اسکول ایجوکیشن لبنہ صلاح الدین دفتر سے غائب ہیں. اس پر مزید کیا تفصیلات ہیں آج جمالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جانیں گے. جی آج بتائیے گا. جی دیکھیں, یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ڈائریکٹر پرائمری اسکول ہے لبنہ صلاح الدین, وہ اپنے دفتر میں نہیں بیٹھتے ہیں. آج صبح بغیر اطلاع کے جب وزیر تعلیم سندھ رانا حسین ڈائریکٹوریٹ پہنچی اور اس نے پوری ڈائریکٹوریٹ کا دورہ کیا تو ڈائریکٹر صاحبہ خود بھی موجود نہیں تھی, لیکن ڈائریکٹوریٹ کا عملہ بھی بڑے پیمانے پہ غیر حاضر تھا, جس پر وزیر تعلیم نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور صوبائی وزیر تعلیم نے فوری طور پہ عملے اور ڈائریکٹر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل برداشت عمل ہے کہ ڈائریکٹر خود بھی موجود نہیں ہے اور ڈائریکٹر کا عملہ بھی موجود نہیں ہے, تو پھر یہ کام کس طرح ہو رہا ہے. لہٰذا ڈائریکٹر سیکنڈری ڈائریکٹر پرائمری لبنہ صلاح الدین اور اس کے عملے کے خلاف فوری کارروائی کی جائے, اس طرح کی ہدایات دی ہیں وزیر تعلیم سندھ رانا حسین نے. جی آج استعمالی اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ. کراچی ایئرپورٹ پر 31 اکتوبر کو فل سکیل ہنگامی مشقیں ہوں گی. سی اے نے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں. ایئرپورٹ کے اطراف سائرن اور دیگر سرگرمیوں سے پریشان نہ ہونے کی درخواست کر دی ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے شاہ رخ شاہ سے. جی بالکل, دیکھیں کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر معمول کے جو فل اسکیل ایمرجنسی ہنگامی مشق ہے اس کا جو ہے وہ انعقاد کل سے جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. 31 اکتوبر کو جو ہے وہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ یہ مشقیں کی جائیں گی اور ہر سال کی طرح جو ہے وہ اس سال بھی یہ مشق جو ہے وہ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ کی جائے گی, جس میں ترجمان سول ایویشن کی جانب سے یہ جو ہے وہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ آس پاس کے جو علاقے ہیں اور رہائشی علاقے ہیں ان تک جو ہے وہ یہ میسج پہنچے کہ اگر کوئی ایسی سائلنس یا دیگر جو ہے وہ ایمرجنسی کی آوازیں جو ہے وہ سنی جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ مشقیں ہوں گی, جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پریشان نہ ہو. کسی بھی جو ہے وہ اس طریقے کی آواز اگر سائرن کی آواز سنے تو اس سے پریشان نہ ہو. 1 دن کی جو ہے وہ یہ مشقیں ہوں گی اور اس میں تمام جو سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جو ہے وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ مشقیں جو ہے وہ کل منعقد کی جا رہی ہیں. جی شاہ رخ شاہ, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھے ہوں, آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر داخلہ اور جیل خانہ جات بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا آج جیل خانہ جات کے دفتر کا دورہ. جیلوں کی سیکیورٹی, قیدیوں کو فراہم کردہ سہولیات اور دیگر متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا. اس پر کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنی نمائندہ انوشا جعفری سے. انوشا, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیے نگراں وزیر داخلہ اور جیل خانہ جات بریگیڈیئر حارث نواز کا آئی جی جیل خانہ جات کا جو ہے وہ دفتر کا دورہ کیا گیا ہے. جیلوں کی سیکیورٹی, قیدیوں کو فراہم کردہ سہولیات اور دیگر متعلقہ امور کا جائزہ بھی جو ہے وہ لیا گیا ہے.
तमाम तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल जो है वो किया जाएगा। जबकि वज़ीर दाखिला और जेल खाना जात ने कहा है कि जेल में कैदियों की गुंजाइश के हवाले से स्कीम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के इक़दाम जो है वो किए जाएंगे। जेल मैनुअल के जेल मेन्यू के मुताबिक दी गई सहूलियात पर कोई कम्प्रोमाइज़ जो है वो ना किया जाए। कैदियों की बहबूद का ख्याल भी जो है वो रखा जाएगा। कैदियों की सेहत और इलाज मुआवजा पर खुसूसी तवज्जो जो है वो दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जेलों में वोकेशनल सेंटर्स को मज़ीद फाल बनाया जाएगा और ख़वातीन कैदियों की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। जबकि कहा यह जा रहा है कि IG जेल खाना जात इस बात का जायजा ले कि बच्चा जेल में मौजूद कैदियों की तालीम और तरबियत के और क्या बेहतर इंतजाम जो है वो हो सकते हैं। कैदियों की माशरती इस्लाह के लिए जो है वो तवज्जो दी जाए ताकि अपनी सज़ा पूरी करने के बाद वो माशरे के मुफीद शहरी जो है वो बन सकें। जी अनुषा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची भर में आज से पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज कर दिया गया है। मुहिम 5 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 12,414 पोलियो वर्कर्स की टीमें फराइज सर अंजाम देंगी। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ हो गया है। आज से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम जो है वो 5 नवंबर तक जो है वो जारी रहेगी। 2 से 8 अक्टूबर तक जो है पहले भी पोलियो की कैंपेन चलाई गई थी, लेकिन हालिया जो केस पोलियो का ज़ाहिर हुआ है कराची में, जिसकी बाद से जो है पोलियो मुहिम का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया। इस वक्त भी हम मौजूद हैं कैंट स्टेशन पर, जहाँ पर पोलियो की टीमें जो हैं वो मुतहरक हैं और बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हमारे साथ पोलियो टीम मौजूद है, इनसे मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा कि रोज़ाना की आज से जो है पोलियो कैंपेन स्टार्ट हुई है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इन 7 दिनों में आप कितने जो है कवरेज का आप लोगों ने प्लान किया है और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने बच्चों को जो है वो आप लोग कवर कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो जो है यहाँ पर ट्रेन एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई है और जो है वैसे महीने से लेकर 33,000 कंप्लीट कर लिए हैं और DC साहब खुद आए थे, जो है खुद ट्रेन एक्टिविटी स्टार्ट करके गए यहाँ से लेकर हैदराबाद तक और इंशाल्लाह जो है कवरेज आगे हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टीमें जो है आप लोगों की कितने घंटे यहाँ पर मौजूद होती है और शिफ्टिंग भी होती है, ताकि अगर कोई बच्चा यहाँ से रह जाए तो उसको यहाँ पे सफ़र के दौरान पिलाई जाती है? जी, यहाँ से जो भी मतलब अंदरूनी सिंध से मतलब अंदरूनी पाकिस्तान से कहीं से भी आ जाते हैं, जो नहीं पिया जाता उनको हम यहाँ पर वैक्सीनेट कर लेते हैं और जो ये 24 ठीक है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ पोलियो टीम मौजूद है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर 24 घंटे जो है पोलियो की टीम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कराची में जारी मुहिम में जो है वो 12,414 पोलियो वर्कर्स जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि 25,85,000 से ज़्यादा बच्चों को जो है वो पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी जो है इस पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया और यहाँ से कराची से हैदराबाद जो है वो टीमें गई हैं और वहाँ पर भी जो है बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कैंट स्टेशन पर भी पोलियो की कैंपेन जारी है, जो कि अंदरूनी सिंध से आने और जाने वाले बच्चों को जो है वो पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाएंगे। जामिया NED में फ़लस्तीन रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया NED में मौजूद हूँ और इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ जामिया NED के तालिब इल्मों ने जो है आज फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ जो है इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा किया है। हाथों पर फ़लस्तीन के झंडे भी उठाए, इसके अलावा वो बैनर्स भी उठाए हैं जो कि जिसमें वो तस्वीरें जो हैं यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं जो कि जुल्म व बर्बरियत के जो पहाड़ हैं इसराइल ने फ़लस्तीन की आवाम पर तोड़े हुए हैं। वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सरोज हशमत लोधी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया। सर हम रैलियां तो निकाल रहे हैं लेकिन हम रियलिस्टिक जो एक मामला है उससे बहुत पीछे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर सबसे पहले तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि रैलियां निकालने की भी अहमियत है। एक यकजहती का वक्त है, ये दुनिया को दिखाना है कि हमारे फ़लस्तीनी भाई अकेले नहीं हैं, सारी दुनिया के मुसलमान उनके साथ हैं, तो इसकी भी एक अपनी अहमियत है। लेकिन असल चीज़ ये कि ये वक्त है समझदारी का, ये वक्त है ये देखने का कि हम अपने आप को तैयार कैसे करते हैं इस दुनिया में रहने के लिए। मेरा मकसद खुदा न खास्ता कोई जंग और लड़ाई का नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अपनी कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। मैं जगह जगह देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकाट किया जाए, इसमें यकीनन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में हमारी कोई ऑल्टरनेट्स भी हमारे पास मौजूद नहीं है। क्या ये वक्त नहीं है कि हम ऑल्टरनेट्स को डेवलप करने की कोशिश करें, ऐसी चीज़ें करें कि जिसमें हमारी डिपेंडेंसी बाकी लोगों पर रह ना जाए। मेरा ख्याल है कि ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और उसके साथ साथ ज़ाहिर एक बहुत ही तकलीफ़ दे वाक़या है जो हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं उसमें बड़ी हठधर्मी और सख्ती का
मुजाहरा कर रही है। जी, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है फ़लस्तीन में, जिस तरीके से जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इसराइल की जानिब से। इसके अलावा जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हमें, जैसे कि हम लोग आवाज़ तो उठा देते हैं कि इसराइली प्रोडक्ट्स को जो है ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल या उसके हवाले से अपनी जो हमें अशिया भी तैयार करने की ज़रूरत है, जो कि हम उसके इस्तेमाल में जो है ला सकें। ताहम रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा कराम और तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद ने जो है शिरकत की। जी, इकरा यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम HEC जोन L टेबल टेनिस मेंस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। इस हवाले से जानेंगे मोहम्मद अहमद से। जी, HEC के ताउन और इकरा यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम जो है HEC जोन L मेंस टेबल टेनिस चैम्पियनशिप जो इकरा यूनिवर्सिटी में खेली जा रही है, और इस वक्त जो है इस टूर्नामेंट में 8 यूनिवर्सिटीज़ की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबले हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध मदरसतुल इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो तलबा है वो, और इसके साथ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने अपने अपने मैच जो है विन कर लिए हैं। हम इनसे पहले बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त HEC ने ये इनिशिएटिव लिया है, आप लोगों को जो है यहाँ पर मौका दिया खेलने का, कैसा लग रहा है ये इवेंट? टेबल टेनिस के हवाले से मुझे थोड़ा बताइएगा, कितना मज़ा आता है इसको खेलने में? पहला मैच आप लोगों ने विन किया, तो आगे क्वालिफाई करने के लिए क्या कोशिश करेंगे कि आगे भी आप लोग क्वालिफाई कर जाएं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमें बोलने का मौका दिया है। देखिए, इकरा यूनिवर्सिटी नेवर डिसअपॉइंट्स, आपको पता है, तो वी आर हैविंग फन हेयर। और जहाँ तक कि मैच की बात हुई है, तो ये मतलब हमने एक मैच जीता हुआ है, अभी हम सेमीफाइनल में गो थ्रू कर गए हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर फाइनल नाउ। मतलब वी विल, इफ़ यू विल प्ले गुड गेम देन विल बी ऑब्वियसली इन फाइनल्स। बाकी ये है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लड़के खेल रहे हैं सारे जो है ना जोश में, अच्छा माहौल है। और टेबल टेनिस की तो आपको पता है, व्हेन यू प्ले टेबल टेनिस आप फुल उसमें धुन हो जाते हो, आपको अच्छी अच्छी स्किल्स की जो है ना ज़रूरत होती है, इधर आप आस्ता आस्ता सीखते भी हो जब आप खेलते हो। तो या मतलब वी आर हैविंग फन हियर नाउ। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के जो है तलबा, इन्होंने भी अपना पहला मैच जो है विन किया, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इकरा यूनिवर्सिटी और HEC का कि उन्होंने एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिया है। और बेसिकली टेबल टेनिस एक बहुत अंडर प्रिविलेज्ड गेम है, बहुत इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, और जब ऐसे मौके जब आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें अंडर एक रिप्रेजेंटेड गेम को एक मौका मिलता है रिप्रेजेंट करने का। और जब एक्सपोजर मिलता है, हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मिलते हैं, जैसे मेरे भाई इधर हैं, जैसे उन्होंने भी गेम जीता, इनकी नज़र फाइनल्स पे, मेरी नज़र सीधे ट्रॉफी पे, तो आगे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, सबकी मोराल्स बहुत हाई हैं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे दोनों खिलाड़ी, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है HEC और इकरा यूनिवर्सिटी का, जिनके ताउन से ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि फ़ाइनल में जीतने की कोशिश करेंगे। फ़ाइनल जीतने वाली जो टीम है वो आगे जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी का जो अगला राउंड है उसमें पहुँच कर जो है फिर शिरकत करेगी। जी।